नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है मध्यकालीन भारत का, और मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, इसमें जो आपको फैक्ट मिलेंगे लिखित रूप में मिलेंगे, तो रिक्वेस्ट है कि इस फैक्ट को आप एक कलम कॉपी लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की थी? चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने, यदि आपसे पूछ ले कब की थी, 1090 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी में थी। लेकिन इन्होंने थोड़े समय के लिए कनौज पर भी राज्य किया था। क्लियर? गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट थी। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी कौन होता है? मदन चंद्र या मदन पाल? मदन पाल का उत्तराधिकारी कौन होता है? गोविंद चंद्र, जो 1114 से 1154 ईस्वी तक शासन करता है। गोविंद चंद्र का उत्तराधिकारी विजय चंद्र, जो 1155 से 1170 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? जयचंद होता है, जो कि 1170 से 1193 तक शासन करता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच यदि आपसे पूछ ले चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या होता है? जयचंद पराजित हो जाता है और युद्ध में मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अमोधवर्ष किस वंश का राजा था? अमोधवर्ष किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रकूट वंश का राजा था। अमोधवर्ष राष्ट्रकूट वंश का राजा था। किसका पुत्र था? गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोधवर्ष ने कितने वर्ष तक शासन किया? 64 साल तक शासन किया। इसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम क्या है? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। इनकी राजधानी कहाँ थी? मानिकखेट में थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज दतिंग दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दतिंग दुर्ग थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में थी। इनका कोई पुत्र न होने के कारण इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उनके चाचा कृष्ण प्रथम उनका उत्तराधिकारी बनता है। और ये वही कृष्ण प्रथम है जिसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? किसने हटाया था? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कीजिए।
यहाँ पर 25 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ आंसर को करेंगे हम लोग, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज जहांदार शाह ने हटा दिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था? 1679 में लगाया था, जिसे किसने हटा दिया? जहांदार शाह ने हटा दिया। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम की बात कर लेते हैं। उत्तर मुगल काल का पहला शासक होता है। इसे क्या कहा जाता है? साहिब-ए-खबर कहा जाता है। और इसे साहिब-ए-खबर किसने कहा था? खफी खान द्वारा कहा गया था। जहांदार शाह उत्तर मुगल काल का दूसरा शासक होता है। इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके शासनकाल में एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवर। इनके शासनकाल में लाल कुंवर का जो है प्रबंध में जो है काफ़ी दखल अंदाजी हुआ करती थी। यही कारण है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज सूफी संतों के शिष्य। मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे? मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर आंसर को करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए किस नीति को अपनाया था? लौह और रक्त नीति को अपनाया था। उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से शामिल नहीं थे? तमिलनाडु के हिस्से शामिल थे, केरल शामिल था, कर्नाटक भी शामिल था। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, महाराष्ट्र कृष्णदेव राय के हिस्से में शामिल नहीं था। कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं तो ये 1509 से 1529 तक ये शासक रहते हैं। ये नरसा नायक के पुत्र होते हैं और वीर नरसिंह के भाई होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश के तीसरे शासक होते हैं। इन्होंने अमुक्तमाल्यात की रचना की थी। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। तेलुगु भाषा के 8 कवि इसके दरबार में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। उनका राज्य तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। क्वेश्चन नंबर 8। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और अकबरनामा यदि आपसे पूछ ले किसका भाग है? आईने अकबरी का भाग है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 1175 में किया था। मोहम्मद गौरी ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 1175 में आक्रमण किया था। और कहां पर किया था? मुल्तान पर किया था। 1178 में
गुजरात पर आक्रमण करता है और वहाँ का शासक कौन होता है? भीमद्वितीय होता है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है भीमद्वितीय से बुरी तरह पराजित होता है। क्लियर? तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसे युद्ध में मार देता है। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद की निम्नलिखित में से कौन सी विजय अन्य 3 की तुलना में बाद में हुई थी? थानेश्वर आक्रमण, कनौज आक्रमण, कालिंजर आक्रमण, सोमनाथ का आक्रमण। दोस्तों, महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं तो ये भारत पर कितने आक्रमण करते हैं? 17 बार आक्रमण करते हैं। 16वां आक्रमण कहाँ पर करते हैं? सोमनाथ पर करते हैं। और 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन था, तो जाटों के विरुद्ध था। और 16वां आक्रमण कौन था? सोमनाथ पर आक्रमण था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं तो ये किसका पुत्र होता है? सुबुक्तगीन का पुत्र होता है। और अलप्तगीन का क्या होता है? नाती होता है। क्लियर? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 के बीच भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। उसका पहला आक्रमण कहाँ होता है? 1001 में जयपाल पर होता है। जयपाल पाल वंश का शासक था। अंतिम आक्रमण की बात कर लेते हैं, जाटों के विरुद्ध था। इसी बीच सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 में, जो कि 16वां आक्रमण इसका होता है। थानेश्वर पर कब आक्रमण करता है? 1013 से 14 के बीच। वहाँ का शासक कौन होता है? राजा राम होता है। और यह 9वां आक्रमण होता है। 12वां आक्रमण कनौज पर करता है। कब करता है? 1015 ईस्वी में करता है। वहाँ का शासक कौन होता है? राज्यपाल होता है। 14वां आक्रमण 1019 में कालिंजर पर करता है। वहाँ का शासक कौन होता है? गंगदेव चोल होता है। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर। वहाँ का शासक कौन होता है? भीमदेव प्रथम। ठीक है दोस्तों, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सारी चीज़ों को लूट कर ले जाता है तो इसका विरोध कौन करता है? वहाँ पे जाट जो है इससे लूटपाट करते हैं। यही कारण है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहाँ होता है? जाटों के विरुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी? तराइन की लड़ाई, चंदावर की लड़ाई। दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करके आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज दोनों 1 और 2। तराइन की लड़ाई और चंदावर की लड़ाई के बाद जो है भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। कब होता है? 1191 में होता है। इसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की होती है। क्लियर? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। और यह युद्ध कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। यहाँ तक क्लियर है ना? बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के बीच होता है। और इसमें जयचंद हार जाता है और मारा जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शासकों में से कौन महान दार्शनिक माधवाचार्य का समकालीन था? माधवाचार्य का समकालीन कौन सा शासक था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बलबन था। माधवाचार्य की बात कर लेते हैं तो ये दैत्यवाद के प्रतिपादक थे। क्लियर? माधवाचार्य एवं बलबन की मुलाकात कब होती है? माधवाचार्य एवं बलबन की मुलाकात तब होती है जब बलबन अपनी सेना गंगा नदी के उत्तरी तट पर ले जाता है और किसी को भी बिना अनुमति के गंगा नदी पार करने से मना कर देता है। माधवाचार्य क्या करते हैं? अपने शिष्यों के साथ इस गंगा नदी को पार करते हैं। इसके बाद माधव और बलबन के बीच मुलाकात होती है, जिसमें माधव ने बलबन को दैत्य दर्शन के बारे में
फारसी में बताया था। बलबन माधवाचार्य से प्रभावित होते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, जिसे माधव क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ममलुक वंश या गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहा था? ममलुक वंश का कौन सा सुल्तान सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहा था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक सत्ता में रहता है? 1211 से 1236 तक सत्ता में रहता है। कितने वर्ष? 25 वर्ष। बलबन 1266 से 1287 तक 21 वर्ष। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक मात्र 20 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा यहाँ शासन कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। और इल्तुतमिश दिल्ली के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ममलुक सुल्तान बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसने चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। चेहरा प्रणाली में क्या होता था? सैनिकों का विस्तृत विवरण शामिल होता था। दाग प्रणाली में घोड़ों को दागा जाता था और इसका ब्रांडिंग किया जाता था। समय समय पर सेना की कड़ी समीक्षा भी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके काल में तैमूर जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली और आसपास के इलाके में काफ़ी लूटपाट मचाई थी। और इस आक्रमण के बाद क्या होता है? तुगलक वंश का अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी थी? किस मुगल बादशाह की सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर कौन था? उत्तर मुगल काल का तीसरा शासक था और इसने 1713 से 1719 तक शासन किया था। क्लियर? सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया था और बाद में इसे क्या किया था? मार दिया था और इसके बाद रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया था। रफ़ी-उद-दौला जो है मात्र 4 महीने तक शासक रहता है। इसके बाद शासक कौन बनाया जाता है? रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया जाता है और इसकी भी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। अंत में मोहम्मद शाह शासक बनता है। कब बनता है? 1719 में। ठीक है, चिन किलिच खां की सहायता से सैयद बंधुओं की ये हत्या करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे बरीद कहा जाता था? बरीद किसे कहा जाता था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरीद ऑप्शन नंबर डी जासूस को कहा जाता था। दीवाने बरीद किसके अंतर्गत ये कार्य करता था? दीवाने रिसालत विभाग के अंतर्गत कार्य करता था और सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन कौन कौन शामिल थे? संदेशवाहक और डाक चौकियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, मुगल प्रशासन के दौरान शासक और प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में किसने कार्य किया? मुगल प्रशासन के दौरान शासक और प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में किसने कार्य किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज वजीर। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान वजीर काफ़ी महत्वपूर्ण पद था और विभिन्न विभागों के प्रमुख वजीर होता था और वह शासक और प्रशासन के बीच की प्रमुख कड़ी थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1630 में हुआ था।
शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को होता है। कहाँ होता है? सिवनेर के दुर्ग में। और सिवनेर का दुर्ग कहाँ होता है? पूना में होता है। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1674 को। मृत्यु 1680 में होती है रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? किस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, जिसे किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 2 मस्जिद का भी निर्माण किया था, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और राम पिठोरा किले के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, क्लियर, जिसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहला कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, जो कि राम पिठोरा किले के पास दिल्ली में है, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसका निर्माण कब हुआ है? 1208 में। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली बार खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने पहली बार खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ने से इनकार कर दिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास कौन थे? एक महान कवि। इसने तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है। इनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास था। जन्म कब होता है? 1532 में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। किस गांव में? राजपुर गांव में। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कब होता है? 16वीं शताब्दी में होता है, शेरशाह सूरी द्वारा। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के लाहौर और वहाँ से मुल्तान तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज बलबन ने अपनाया था। बलबन कौन था? गुलाम वंश का एक शासक था। उसने कब से कब तक शासन किया? 1265 से 1287 तक शासन किया। उसने सिजदा और पाबोस की पत्ती अपनाई थी। इसमें क्या होता था? झुककर शासक के पैर को चूमना होता था। बलबन ने पारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करवाया था। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया था। तुर्कान चहलगानी क्या था? 40 गुलामों का दल था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सुल्तान का शासन किस वर्ष शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 1206 में शुरू हुआ था। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलता है? 1206 से 1526 तक चलता है, कुल 320 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कब स्थापित करता है? 1206 में स्थापित करता है। इसके अंतर्गत 5 राजवंश आते हैं, ममलुक वंश या गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, और अंतिम वंश कौन होता है? लोदी वंश होता है। सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोदी होता है, लोदी वंश का अंतिम शासक। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच
पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और मारा जाता है। इस प्रकार जो है सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल शासन स्थापित हो जाता है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, और रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।